आदरणीय गुरुवर चरण स्पर्श, मैं कुछ भी बोलने से पहले चाहूँगा कि इस प्रार्थना द्वारा अपने गुरु को याद करूं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुवर मेरे लिए आज का दिन या इस दिन का यह लम्हा सदैव जीवन में याद रहेगा। कोशिश तो करूंगा मैं कुछ ऋण आपका उतार दूं, लेकिन आपने जो मुझे दिया है यकीनन मैं उसे उतार नहीं सकता हूं। यह एक छोटा सा प्रयास है। कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि 19 अगस्त 2021 को सुबह सुबह कुछ गुरुओं का फ़ोन आया। इत्तेफाकन वर्ष 2017 में मैं आपको ले चलना चाहूँगा कि NYS द्वारा DLED के कोर्स को कुल 18 महीने के अंदर समाप्त करना था। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली का चीफ एडिटर होने के नाते पीछे राइट टू एजुकेशन एक्ट जब आया उसी समय से उसमें एक प्रोविज़न था कि बच्चों को शिक्षा का अधिकार है और उस अधिकार के तहत बच्चों को केवल प्रशिक्षित शिक्षकों से ही पढ़ने का अधिकार है। लेकिन अनावश्यक रूप से उसमें कई व्यवधान आते रहे, आधे अधूरे ढंग से देश में लागू हुआ। लागू करने का दायित्व 2 एजेंसी को दिया गया था, एक इग्नू को, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी को। पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों ने इग्नू के साथ टाई अप करके उस कोर्स को शुरू किया। कुछ जगहों पे NYS को ये दायित्व दिया गया। NYS ने भी छिटपुट कई जगहों पे इसकी शुरुआत की, लेकिन हो न सका ऐसा। और वो एक्ट कहता था कि 5 साल के अंदर सारे शिक्षकों को प्रशिक्षित हो जाना है। उसमें एक बहुत बड़ी कठिन समस्या आ गई। 2019 में वो उन सारे शिक्षकों की नौकरी चली जाती जो प्रशिक्षित नहीं थे। तो फलतः गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया पार्लियामेंट के द्वारा, इसमें एक्सटेंशन किया गया 18 महीनों को और ओपन किया गया कि सारे जो भी शिक्षक हैं जहाँ भी हैं वो NYS के तहत एग्ज़ाम देकर और DLED की डिग्री ले सकते हैं। चूँकि इग्नू इतने व्यापक पैमाने पे इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करने की परिस्थिति में नहीं था, NYS ने इसका बीड़ा उठाया और हम लोगों के पास पहले से किताब थी। बाद में जैसे ही ये सूचना आई तो बहुत सारी किताबों का सैलाब सा आ गया, लेकिन हमारी तैयारी बहुत पुरानी थी, हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यमों में। तो गुरुओं ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। गुरु बहुत संतुष्ट हुए कि इस किताब को पढ़ के मुकम्मल मुझे लगा कि एक अच्छी किताब के माध्यम से मैंने सबको प्राप्त किया। उन्हीं दिनों बहुत सारे गुरुओं से मेरा परिचय हुआ, खासकर उन पुस्तकों के संपादकीय के माध्यम से। बहुत लोग मुझे पत्र लिखे, वाहवाही दिए कि बहुत अच्छा संपादकीय लगा। तो फिर उसी में से कुछ फ़ोन नंबर थे, उनका फ़ोन आया। मैं बड़ा दुविधा में पड़ गया कि फिर गुरुओं के लिए कुछ करना है। तो फिर हिम्मत जुटाई कि करना है। और मेरा सौभाग्य है कि ठीक 19 तारीख को
18 को ये नियमावली आई, बिहार सरकार के अपर सचिव संजय कुमार मेरे ही नाम के, उन्होंने इसको निर्गत किया और 19 तारीख को ही हम लोगों का स्टेट फॉरवर्ड क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड का शुभारंभ था। तो बड़ा इत्तेफाक रहा इस स्टेट फॉरवर्ड के नाते कि चूँकि इस स्टार्टअप का मैं डायरेक्टर हूँ, तो मुझे लगा कि गुरु के लिए कुछ किया जाए। जैसे ही गुरु की बात आती है तो मैं एक बहुत स्मृति के जाल में बुरी तरह घिर जाता हूँ। यकीनन मैं चाहूँगा कि थोड़ा उसमें से कुछ टुकड़ों को, जो मेरा अपना अनुभव है, जिसको मैं जिया हूँ, उसको शेयर करना चाहूँगा। मेरे जीवन में 3 गुरु बहुत महत्व रखते हैं। स्कूल के स्तर पे जो 3 गुरु मुझे मिले, मैं जीवन भर तलाशता रहा, वो 3 का मुकाबला फिर मुझे चौथा कोई नहीं मिला। और वो सब आप ही लोगों के स्तर के थे, स्कूली स्तर के थे। मैं बड़ा बिहार के रिमोट एरिया से आता हूँ, तो मुझे याद है जहाँ तक कि सन 75 की बात होगी, 74-75 की, बिहार में जिलों का पुनर्गठन हो रहा था। हम लोग मुजफ्फरपुर ज़िले में थे, उससे कट के मेरा ज़िला सीतामढ़ी बना था। तो हम लोग सीतामढ़ी के थे। उससे पहले सीतामढ़ी जिला का बनना, मुझे बाद में पता चला कि इसके चलते हमारे एक गुरु हमसे छिन गए, खो गए। वैशाली बना, मुजफ्फरपुर से 3 जिला, वैशाली, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर। उससे पहले मैं जब जिला का निर्माण हुआ तो शायद मैं 3री क्लास में आ चुका था। तो पहली या दूसरी से मतलब 3 साल का सानिध्य मुझे एक शिक्षक का रहा। एक युवा, मुश्किल से उनकी उम्र रही होगी वही कोई 25-26 साल। उनका नाम था दुर्गाकांत राय। पता नहीं अब वो इस दुनिया में है या नहीं, जहाँ भी हैं मैं उस गुरु को प्रणाम करता हूँ। दुर्गाकांत राय जी लालगंज ब्लॉक और हाजीपुर के रहने वाले थे। उनकी पोस्टिंग वही सीतामढ़ी के हमारे गांव इटहरवा में हुआ। उसके बाद शाम में उनसे मुलाकात मेरे दादाजी की हुई। दादाजी ने आग्रह किया कि आप युवा हैं और मेरे यहाँ रहें, मेरा एक पोता है उसे पढ़ाएं। और उन्होंने जिस लगन और तत्परता से मुझे पढ़ाई, शायद वो नहीं होते तो मैं नहीं होता, इस रूप में नहीं होता, मैं एक जैविक प्राणी के रूप में होता। फिर दूसरे शिक्षक जिला बना, वो चले गए अपने होम डिस्ट्रिक्ट। फिर कहाँ गए कभी मुलाकात दोबारा नहीं हुई, वो आए भी नहीं, हम लोग उनका विदाई भी नहीं कर सके। खैर, उनके एहसान को, उनकी यादों को मैं नहीं कभी भूल पाया, न भूल पाऊंगा। दूसरे गुरु मुझे मिले राजेंद्र प्रसाद जी, बेलसंड मिडिल स्कूल। शायद वैसा स्कूल अब नहीं बनता है। सरकारी व्यवस्था में 20 रुपये महीने में वो बच्चों को रखते थे, सुबह शाम ट्यूशन पढ़ाना। उनके आशीर्वाद से मेरे जीवन में भयंकर उन्नति हुई, उन्नति ही कहेंगे। मुझे एनसीईआरटी का नेशनल स्कॉलरशिप मिला, वजीफ़ा उस ज़माने में 100 रुपये महीना। फिर मुझे सैनिक स्कूल तिलैया में भी मेरा चयन हुआ, लेकिन मैं उस वजीफ़े को लेकर, और वजीफ़े के अंदर चयनित विद्यालय में पढ़ना होता था। तो मेरा ज़िला सीतामढ़ी था, लेकिन सीतामढ़ी में कुछ दिन पढ़ के मैं मुजफ्फरपुर ज़िला स्कूल चला आया। वहाँ मुझे तीसरे गुरु मिले, डॉक्टर सुशील कुमार सिंह, वो भी स्वर्गीय हो चुके हैं।
उनसे तो बाद में मिलना हुआ, राजेंद्र बाबू से भी हुआ, लेकिन दुर्गाकांत जी से नहीं हो सका। मैं 9वीं कक्षा का छात्र था। 10वीं कक्षा के हमारे वरीय भाई सीनियर्स की विदाई समारोह की बात चल रही थी, तो मेरी इच्छा थी कि उसमें मैं 2 शब्द बोलूं। तो मैंने एक अपना भाषण तैयार किया और उसकी प्रति मैं डॉक्टर सुशील कुमार सिंह को दी। वो हमारे जिला स्कूल में हिंदी के प्राध्यापक थे, बहुत बड़े भाषाविद थे। 2 दिनों बाद मैं कॉमन रूम में गया, उन्होंने उस चिट्ठी को पकड़ा दिया। लगभग 500-600 शब्दों का रहा होगा। मैं सुशील जी से लेकर, और मैं हॉस्टल में रहता था, स्कूल से हॉस्टल के बीच उस भाषण को खोला, फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई। एक शब्द शुद्ध नहीं था गुरुवर। वाक्य विन्यास क्या है मैं नहीं जानता। मैं शर्म से मेरी बड़ी दुर्गति हुई। इतना धिक्कार मैं अपनी आत्मा से कभी भी नहीं सुना होऊंगा, महसूस किया होऊंगा। क्या वो क्षण थे, लेकिन संकल्प लिया। फिर मैंने उनसे हिम्मत करके पूछी। उन्होंने डॉक्टर वासुदेव नंदन की हिंदी व्याकरण और रचना पढ़ने की सलाह दी और फिर पढ़ने लगा। मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं जीवन में लेखक बन जाऊंगा, पत्रकार बन जाऊंगा, केवल लिखने के काम में ही। अगर ये तीनों नहीं होते तो मैं नहीं होता। क्रमशः यात्रा मेरी बढ़ती गई। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से डबल एमए किया। फिर जीवन के बाद के पल में बहुत सारी नौकरियों करने के बाद, सारी नौकरी मीडिया और पब्लिकेशन हाउस में ही रही। मेरे अंदर एक खुराफात जन्म लिया कि मैं क्यों एक अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ता, जबकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा ही था, लेकिन हुआ कि आईआईटी नहीं गया। तो आईएफटी के बारे में सुना था, जेएनयू जाता था तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड की, वहाँ आईआईटीएंस जाते हैं, वहाँ पार्ट टाइम एक कोर्स के लिए इश्तहार को देखा, बढ़ा और उसकी जांच परीक्षा दी, इंट्रेंस एग्ज़ाम, और मेरा सिलेक्शन हो गया। वहाँ पे मुझे बहुत सारे वीसेट से क्लास होते थे, डब्ल्यूटीओ वाले, वर्ल्ड बैंक वाले, आईएमएफ वाले टीचर्स होते थे। रघुराम राजन का भी मैंने क्लास लिया। स्वयं वो जो डब्ल्यूटीओ के किसी ज़माने में प्रधान हुआ करते थे डुंगल, उनका डब्ल्यूटीओ के बारे में बहुत कुछ उनसे पढ़ा। बहुत बड़े मार्केटिंग के थे डॉक्टर ब्रिजमोहन, उनको पढ़ा। लेकिन वो स्वाद कहीं नहीं आया, सब कुछ फीका था। जो स्वाद दुर्गाकांत राय और राजेंद्र बाबू ने दिया, जो आत्मबोध, जो एहसास, जो शिक्षा, जो समझ, जो महत्वाकांक्षा वहाँ प्रस्फुटित हुई, कहीं नहीं हुई। और बाद में डॉक्टर सुशील कुमार सिंह ने उस पर फाइनल पेंटिंग ही कर दी। तो ये गुरु की सत्ता है, ये गुरु की महत्ता है, ये गुरु की क्षमता है। ये समाज में और किसी की क्षमता नहीं है। आज मैं विलाप करता हूँ कि उस बिहार की शिक्षा व्यवस्था को क्या हो गया, जहाँ ऐसे गुरु अब नहीं हैं। जहाँ जिस बिहार से शायद ऑन रिकॉर्ड कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं मिला होगा जो राजेंद्र बाबू की कॉपी पे लिखा गया था कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। लेकिन जिस बिहार में हम जिस इलाके में स्वयं याज्ञवल्क्य हुए, राजा जनक का वो क्षेत्र, अष्टावक्र का वो क्षेत्र, जहाँ केवल उपनिषद और वेदों के ऊपर भयंकर अनुसंधान, वाद विवाद, परिचर्चा होती थी, जहाँ बुद्ध हुए, जहाँ महावीर हुए, तो ये क्या हुआ? तो कहीं ना कहीं ये हम सब इसके दोषी हैं। किसी एक को दोष देना
ठीक नहीं है। इस संदर्भ में ही बात करूंगा कि ये प्रयास जो आज हो रहा है कि प्रधानाध्यापक संवर्ग यानी एक कैडर खड़ा किया जा रहा है और डायरेक्ट बीपीएससी से इसकी परीक्षा होगी, ये बहुत पहले होना चाहिए था। देश के अन्य हिस्सों में होता है, हमारे उत्तर प्रदेश में जीआईसी, जीजीआईसी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट गर्ल इंटर कॉलेज डायरेक्ट कमीशन से प्रिंसिपल बनते हैं। हम दिल्ली में रहते हैं, यहाँ यूपीएससी से प्रिंसिपल बनते हैं। लेकिन हम इस काम में विलंब किए, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए। अब मैं गुरुवर उम्मीद करता हूं, चूंकि आप सब गुरु हैं, यह किसी नौसुखिया के लिए नहीं है। 10-12 वर्षों तक आपके पास पढ़ने पढ़ाने का अनुभव है, तब ये मौका मिलेगा। इसलिए गुरुवर, इसके ऊपर आज मैं विस्तार से बात करूंगा। पहले नियमावली के ऊपर कि ये नियमावली क्या कहती है, और 3-4 प्रश्न हैं कि नियमावली के बाद पाठ्यक्रम बनेंगे, पाठ्यक्रम बनेंगे, उसके बाद किताबों की भीड़ आएगी और आप कहीं ना कहीं मानसिक रूप से लॉक हो जाएंगे। गुरुवर, किसी किताब की ज़रूरत तब पड़ती है जब आप नए हों। आपसे कोई समान स्ट्रगलर, समान कैरियर ओरिएंटेड बच्चे की तरह सवाल नहीं पूछे जाएंगे। आप बनने जा रहे हैं प्रधानाध्यापक, और इसी से संबंधित सारे सवाल होंगे। केवल चीज़ों को चैनलाइज करना है। आप मेरे संग रहें, मैं सब कुछ निःशुल्क दूंगा। अगर ऐसी ज़रूरत पड़ी तो कुछ बुकलेट का भी पब्लिकेशन किया जाएगा और वो रियायत दर पे मिलेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि क्रमशः जो हमारा वीडियो प्रोग्राम आज से चालू हुआ है, जो जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक इस पर हम वीडियो देते रहेंगे। आप इसको सब्सक्राइब कर लें, इसका बेल आइकन दबा दें और अधिक से अधिक गुरुओं के बीच इसको प्रसारित और विस्तारित कर दें। ये आपके शिष्य का पुनीत और पावन आग्रह है। फिर देखें कि आप खुद कहेंगे कि नहीं, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं। तो उस दृष्टि से मैं आज नियमावली की बात करने जा रहा हूं, किसी पाठ्यक्रम की बात नहीं करने जा रहा हूं। जो सरकार ने 18 तारीख को नियमावली दी है, जो समाचार पत्रों में भी आया है और आप सबके पास है, उस नियमावली का विश्लेषण करें, वहीं से सिलेबस बनता है। सिलेबस आसमान से नहीं टपकाया जाएगा। सिलेबस 10 साल नौकरी करने के बाद कोई आपको सिलेबस नहीं समझाने जाएगा। आप में से बहुत सारे उस दायित्व को पूरा करते हैं। एक प्रधानाध्यापक, HOS, हेड ऑफ द स्कूल, उसका क्या दायित्व है, वो प्रतिदिन उसे बड़े ढंग से संपादित कर रहा है। बस चूंकि सरकार चाहती है कि इस संवर्ग में जब ये कैडर बना है तो योग्य लोग आए इसमें, ताकि स्कूल सक्षम हो सके और पढ़ाई का हमारा सिलसिला अच्छा हो सके। इसलिए आज हम केवल नियमावली पे बात करेंगे जो सरकार ने दी है। बिहार एक हिंदी प्रदेश है, तो लाजमी है कि नियमावली हिंदी में है, लेकिन हमने इसको अंग्रेजी में भी ट्रांसलेट किया है। डिस्क्रिप्शन में होगा जब ये वीडियो डलेगा। और अगर किसी ढंग की कठिनाई हो रही है लेने में, तो आप मेरे ईमेल एड्रेस, व्हाट्सएप पे अपना व्हाट्सएप नंबर, ईमेल पे अपना ईमेल एड्रेस, घर का एड्रेस, पत्राचार का डाकिए पता भी दे देंगे तो निःशुल्क इसके PDF को भेज दिया जाएगा, नियमावली के दोनों फॉर्मेट को, हिंदी और इंग्लिश को। फिलहाल अब हम इस पर विस्तार से बात कर लेते हैं। पहले आप इसे समझ लें। अब कह रहा है बिहार सरकार शिक्षा विभाग अधिसूचना संख्या 11 नियम 012/220 पटना दिनांक आगे नहीं दिया गया है, लेकिन जो नीचे दिनांक है वो दिनांक है 18/8/2021। इसमें कहता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त अधिकारों, चूंकि राज्यपाल के द्वारा यह जारी किया गया है,
एक कैडर बनाने की बात है, नौकरी देने की बात नहीं है। उस कैडर के तहत नौकरी मिलेगी। और अभी इसमें नियमावली में नहीं है, लेकिन बीपीएससी को देने का मतलब है कि यह गस्टेड पोस्ट होगा। और चीज़ें स्पष्ट रूप से कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन गस्टेड होगा, होना भी चाहिए, ये आपका हक है। तो स्पष्ट कहता है कि इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्म अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 309, संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत। अब आपको ये समझने की जरूरत है कि संविधान का अनुच्छेद 309 क्या कहता है। संविधान का अनुच्छेद 309 कहता है कि जो भी राज्य हो, संघ हो या राज्य हो, उसकी जो भी नौकरियां होंगी, उसकी जो सेवा शर्तें हैं, सब चीज जो लागू होगी उन नौकरियों पे, वो उसके लिए संविधान में 309 अनुच्छेद का प्रोविजन किया गया है। 309 के प्रोविजन के तहत ही वो सारी चीजें होंगी। यानी मनमाने ढंग से नहीं कुछ भी होगा। उस संवर्ग का गठन, उसके सर्विस कंडीशंस, उसकी सेवा शर्तें, जो कुछ भी हो, कोड ऑफ कंडक्ट, उसके आचार संहिता, उसकी योग्यता, उम्र सीमा, सब कुछ का निर्धारण होगा एक नियमावली के द्वारा। जो नियमावली बनाने का अधिकार हमें संविधान प्राप्त करता है और जिसका प्रयोग करते हुए महामहिम राज्यपाल, चूंकि राज्य के संवैधानिक प्रमुख वही हैं, उन्होंने इस नियमावली को निर्गत किया। तो सबसे पहले इसमें जान जाइए कि अनुच्छेद 309 क्या है। यह भी अपने आप में एक वैकल्पिक प्रश्न है कि क्या है। तो राज्य या संघ, ये मत समझ लीजिए किसी राज्य की बात है, तो राज्य हो या संघ हो, जो भी नौकरी देगा उसकी सारी सेवा शर्तें अनुच्छेद 309 के अधीन, प्रदत्त शक्तियों के अधीन ही उसका प्रयोग किया जाता है। एक सवाल यहाँ भी बनता है, अब पाठ्यक्रम की बहुत कहाँ ज़रूरत है, आएगा उस हिसाब से अपने को संगठित कर लीजिएगा, लेकिन तैयारी तो चल बसिए। जो पहले यात्रा शुरू कर देगा गुरुवर, उसका बेड़ा पार है। इंतजार करेंगे आप या भटक जाएंगे आप, तो वो फिर आप भटके रह जाएंगे। आपके पास ढेर सारे रिसोर्स हैं और जहाँ कमी है हम पूरा करने को तैयार हैं। और जैसी परिस्थिति बनेगी, ऐसा भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि जैसे बहुत सारे चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, उस पर सोचेंगे। हम भी रिसर्च कर रहे हैं आपके साथ साथ, और उससे हम अवेयर कराते रहेंगे। अब चलिए अब मैं ये समझ गए। अब बात चल रही है प्रस्तावना। इसमें पहला है प्रस्तावना, राज्य में माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण हेतु विभागीय संकल्पना 1021 नंबर 1021 दिनांक 5/7/2013 विहीन सभी पंचायतों में एक एक उच्चतर माध्यमिक आच्छादित करने का निर्णय किया है। बड़ा शानदार जोग्राफिकल हिंदी है, आच्छादित, जैसे हम लोग पढ़ते थे पर्वत पहाड़ से आच्छादित। अंग्रेजी है, फॉर द पब्लिकेशन ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन इन द स्टेट इट वॉज डिसाइडेड टू कवर ऑल द पंचायत विदाउट द सेकेंडरी स्कूल विथ वन हायर सेकेंडरी स्कूल थ्रू द डिपार्टमेंट रिजोल्यूशन सच एंड सच द लाइट ऑफ एवोल्यूशन। ये बात किस चीज़ की हो रही है? तो ये बात हो रही है उस एक रिजोल्यूशन की, यानी उस रिजोल्यूशन में ये तय किया गया था 2013 में। क्या तय किया गया था कि हर पंचायत में एक उच्चतर माध्यमिक स्कूल होगा, हाई स्कूल जिसको हम लेमन टर्म में बोलते हैं, आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, होगा, आच्छादित होगा, मतलब सब जगह होगा। लेकिन वैसा हुआ नहीं, लेकिन अब सब सारी प्रक्रियाएं हैं, अब हो रहा है। तो उसको होने के बाद फिर उसके संचालन के लिए ये चीज़ें शुरू की गई है कि डायरेक्ट हेडमास्टर, डायरेक्ट प्रधानाध्यापक की नियुक्ति होगी। तो इसमें विभिन्न पंचायतों में और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्थापित उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में उपयुक्त संकल्प के आलोक में उच्च माध्यमिक विद्यालयों को में उत्क्रमित किया गया। यानी उनको गवर्नमेंट ऑफ बिहार विद द सेकेंडरी टीचर लाइट ऑफ द एबव रिजोल्यूशन इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द said school and quality improvement education require effective leadership at the school level
For the fulfillment of these objectives, a new cadre of headmaster is to be formed under the control of Education Department, Government of Bihar. With this, secondary teachers and higher secondary teachers working under the Panchayati Raj institution and municipal body in the state government, higher secondary schools as well as the secondary teachers and higher secondary teachers of the school having the permanent affiliation CBSE, Central Board of Secondary Education, Delhi, ICSE, इंडियन वो सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड विल बी द प्रमोटेड टू द पोस्ट ऑफ द हेडमास्टर। यानी एक पहली बार एक और अच्छी बात है कि हम निजी क्षेत्र को छांट के नहीं चल रहे हैं। अगर निजी क्षेत्र के कोई परमानेंट CBSE एफिलिएटेड स्कूल है, ICSE एफिलिएटेड स्कूल है, बिहार बोर्ड का है, यानी प्राइवेट नौकरी भी अगर वो कोई कर रहे हैं, प्रधानाध्यापक के क्राइटेरिया के लिए एलिजिबल हैं, तो इस टेस्ट में बैठ सकते हैं। उनके पास भी एक पुनीत अवसर है किसी भी इंस्टीट्यूशन के हेडमास्टर बनने का। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है इस चीज़ की। इसमें बड़ा सारे क्वेश्चंस हैं। थ्रू डेवलपमेंट 1021 रिजोल्यूशन 1021 क्या कहता है, डेटेड 5/13। इस रिवोल्यूशन में ये निर्णय लिया गया है। 2-3 निर्णय हैं। क्या निर्णय है? तो पहला निर्णय हम क्या देख रहे हैं कि पहला निर्णय हम देख रहे हैं कि आच्छादित करने का निर्णय किया गया है। अब इस रिजोल्यूशन से क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन जाता है कि माध्यमिक विद्यालय से आच्छादित करने को सभी पंचायतों को, बिहार में जितना पंचायत है मिनिमम एक स्कूल उनको मिलने जा रहा है। एक हाई स्कूल उसमें होगा एक पंचायत के पास। तो ये है, ये कौन सा रिजोल्यूशन कर रहा है? तो ये संकल्पना 1021 बिहार सरकार का इस डेट का आलोक में माध्यमिक विद्यालय विहीन सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए जाएंगे, हाई स्कूल स्थापित किए। साथ ही राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत कुछ स्कूल राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्थापित किए गए। तो उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों को उपयुक्त संकल्पना के आलोक में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उत्क्रमित किया गया। उनको मतलब प्रमोशन दे दिया गया, उनका एग्रेडेशन बढ़ा दिया गया कि वो भी, ताकि एकदम से सारी चीज़ों को रातों रात तो तैयार नहीं किया जा सकता, तो उनको भी हाई स्कूल के बराबर का दर्जा दे देगा। तो इस तरह से 2 चैनल से हाई स्कूल बढ़ रहे हैं। एक पहला चैनल है कि सारे पंचायत में दे देना है। अगर कहीं किसी पंचायत में अभी हाई स्कूल नहीं है और कोई 8वीं तक का विद्यालय है, उच्च विद्यालय है, या 10वीं तक का भी है, तो उसको हम उत्क्रमित करके उसका प्रमोशन करके हम हाई स्कूल बना देंगे। यानी स्कूल की संख्या पहले बढ़ेगी, और जब बढ़ेगी तो उसके कुशल संचालन के लिए ये हेडमास्टर साहब की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? ताकि जब हाई स्कूल बढ़ जाएंगे तो उसके कुशल प्रबंधन के लिए हेडमास्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन उद्देश्यों को पूर्ति होती शिक्षा विभाग बिहार सरकार ने प्राध्यापक का एक नया संवर्ग बना रहा है। प्राध्यापक का एक नया संवर्ग बनाने का क्या कारण है? इस प्रश्न का सीधा उत्तर है कि भाई स्कूल बढ़ रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं? तो 2 चैनल से बढ़ रहे हैं। तो उसका मैनेजमेंट इफेक्टिव हो, एडोकिज्म नहीं हो, शिक्षा को अब गंभीरता से लिया जाए, तो एक हेडमास्टर होगा। वो हेडमास्टर सीधे नहीं होगा, वो चयन प्रक्रिया से आएगा, और सीधा जो बिहार सरकार की सबसे बड़ी बड़ी है चयन करने की, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जो केवल गजेटेड ऑफिसर्स की बहाली करती है। हर राज्य में और केंद्र में 2 सर्विस कमीशन है। जैसे दिल्ली में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो पूरे देश के लिए गजेटेड ऑफिसर देती है। अब दिल्ली सरकार के पास अपना कोई भी ऐसा आयोग नहीं है जो गजेटेड ऑफिसर की नियुक्ति करे, हालांकि वो पाइपलाइन में उन चीज़ों को रखा है, तो यूपीएससी करके देती है उसके लिए। अपने लिए अवर सेवा चयन परिषद है, सबऑर्डिनेट सर्विसेज के लिए है, तो वो नीचे का देती है। बिहार में भी अपर सेवा चयन बोर्ड है अलग, वो नॉन गजेटेड की अपॉइंटमेंट करती है। लेकिन जब यूपीएससी करने जा रही है, कैडर के तहत करने जा रही है, जैसे रेवेन्यू सर्विस का कैडर है, पुलिस सर्विस का कैडर है, बीडीओ सीओ बनता है, डीएसपी डीवाईएसपी बनता है, एसडीएम बन रहा है, तो सबके कैडर है, तो कैडर बेस्ड चीज़ें होंगी, तो बिल्कुल उसके सब चीज़ फिक्स होंगे। और सब चीज़ फिक्स कहाँ से हो रहे हैं? मनमाने ढंग से नहीं हो रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन जो हमें शक्ति मिली है, उस शक्ति का प्रयोग करते हुए कौन कर रहा है? महामहिम गवर्नर द्वारा किया जा रहा है। वंडरफुल चीज़ है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि चीज़ें इस ढंग से बदली जा रही है। और तीसरी बात जो है
कि उन शिक्षकों को भी मौका मिल रहा है जो कहीं ना कहीं किसी एफिलिएटेड स्कूल में शिक्षक हैं, चाहे वो सीबीएसई में है, आईसीएसई में है, और मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और इंडियन सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, सेकेंडरी एग्जामिनेशन, इंडियन सर्टिफिकेट फॉर द सेकेंडरी एग्जाम, आई थिंक आईसीएसई और का फुल फॉर्म में कंफ्यूज कर रहा हूँ, और बीएसईबी यानी बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड, इस तीनों के तहत जो भी एफिलिएटेड स्कूल हैं उनके लोग इसमें काम करेंगे। इस नियमावली में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। अभी तक मुझे एक और खूबसूरत बात मिली, वो ये है कि इसमें निजी विद्यालयों में पढ़ाने वाले योग्य शिक्षक को भी मौका मिल रहा है। बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे शिक्षक सरकारी वैकेंसी ना आने के कारण या और बहुत सारे व्यक्तिगत कारण होते हैं जिसके चलते वो निजी स्कूल में चले जाते हैं। बहुत दिनों के बाद परमानेंट वैकेंसी की बात होती है, तब तक वो अपना दाल दलिया के जुगाड़ में निजी स्कूल में होते हैं। उन्हें भी मौका मिल रहा है, यानी जहाँ भी बेहतर है उसे यहाँ आके एक प्लेटफॉर्म पे आके काम करने का अवसर ये नियमावली, ये रूलिंग दे रहा है। चूँकि बार बार मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बात कर रहा हूँ, उसका एक ही रीज़न है कि बहुत सारे, अब ये सारे स्कूल इंग्लिश मीडियम के हैं जिसमें सीबीएसई, याद रखिएगा इसके फुल फॉर्म भी आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है गुरुवर। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली में हेड ऑफिस है और इसके जोनल ऑफिस भी है। दूसरा है इंडियन सर्टिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, आईसीएसई बोर्ड, इसके भी बहुत सारे ढेर सारे स्कूल बिहार में हैं। वह एक प्राइवेट बोर्ड है, एक ट्रस्टी मैनेजमेंट के द्वारा बना हुआ बोर्ड है। ये अंग्रेज़ों ने बनाया था। जब देश आज़ादी के बाद ये बोर्ड कई मतलब डेमोक्रेटिक रूप से ये चलाया जाता है। इसका भी हेडक्वार्टर दिल्ली में ही है, नेहरू प्लेस। उसके बाद बिहार स्कूल ऑफ सेकेंडरी बोर्ड एग्जामिनेशन बोर्ड, तो ये हमारा बिहार का बोर्ड है। तो ये तीनों बोर्ड में से अगर कोई स्कूल परमानेंटली एफिलिएटेड है, संबद्ध है, तो उसके भी शिक्षक इस नियुक्ति में आवेदन कर सकते हैं। वंडरफुल नियमावली है। अब ये प्रस्तावना है, ये इस नियमावली का इंट्रोडक्शन है, प्रेम्बल्स है, जो आप कह लें। तो प्रस्तावना भी बड़ा इंफॉर्मेटिव है और बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इसी से हम पाठ्यक्रम भी टेम्पोररी बना रहे हैं ताकि आपका काम चलता रहे, एकदम से परीक्षा के प्रेशर में ना जाए। क्योंकि सभी आप रोजगार में हैं, आपके पास समय का अभाव है, सब कुछ है आपके पास, एक अच्छी नौकरी भी है, आप बेरोजगार नहीं हैं, और लेकिन आपको उन्नति का अवसर मिल रहा है, आपको अपने इन्हेंसमेंट का मौका मिल रहा है। तो आज से ही अगर गौर करने लगेंगे तो इसी नियमावली से लगभग मैं मानता हूं कि 50% सिलेबस इस नियमावली से बन जाता है और 50% सिलेबस आप जो डे टू डे एक्टिविटी कर रहे हैं उससे बनता है। बस केवल गौर करने की ज़रूरत है, चीज़ों को बिल्ड करने की ज़रूरत है, एकत्रित करने की ज़रूरत है। आप और अनबिल्ड ना रहें, छितराए हुए ना रहें, सारी चीज़ों को संश्लिष्ट करें और एकत्रित करें। अब बात करता हूं मैं फिर तीसरे पीपीटी में चर्चा कर रहा हूं, संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारंभ, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। यह नियमावली बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2021 कही जाएगी। चूंकि यह संविधान के तहत बन रहा है तो केवल नियुक्ति की बात नहीं कर रहा है, नियुक्ति के साथ ही इस नियमावली में सब चीज़ की व्यवस्था कर दी गई है। इसका विस्तार संपूर्ण बिहार में होगा। यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगा, यानी इट शैल कम इनटू फोर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ द नोटिफिकेशन। जिस दिन इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा उस दिन से ये लागू होगा। इट शैल एक्सटेंडेड होल ऑफ द बिहार,
इसके भी मतलब है, क्योंकि इसमें आगे आप देखेंगे कि इसमें जो कैडर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कमिश्नरी वाइज है। ये भी एक वंडरफुल चीज़ है कि स्टेट वाइज ना करके कमिश्नरी वाइज किया गया है। और इस नियमावली में नियुक्ति कैसे होगी, ये सारी चीज़ें आपके लिए प्रश्न बनता है। फिर आगे बात करते हैं संक्षिप्त नाम एवं विस्तार के बाद इसकी परिभाषाएं, डिफिनीशंस। यह नियमावली में जब तक विषय या संदर्भ के विरुद्ध कोई बात ना हो तो सरकार से अभिप्रेत है बिहार सरकार, यानी द मीन्स ऑफ गवर्नमेंट इज द बिहार गवर्नमेंट, नॉट यूनियन गवर्नमेंट, भारत सरकार नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट मीन्स डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। इसका माई बाप कौन होने जा रहा है, तो बट नेचुरल है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट होगा। अपग्रेडेड सेकेंडरी, उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय से अभिप्रेत है कि तत्कालीन संचालित राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत मध्य विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय में जिनका अपग्रेडेशन हुआ है, यानी कोई नए स्कूल की बात नहीं होगी, जो अभी हुआ है जिनका अपग्रेडेशन वो इसके तहत आ जाएंगे। यानी और इसका अंतिम है उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय, अपग्रेडेड हायर सेकेंडरी स्कूल मीन्स द स्कूल विच राज्य सरकार के संकल्प संख्या इतना के तहत मध्य विद्यालय माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित विद्यालय एवं राज्य के प्राथमिक विद्यालय विभिन्न पंचायतों में 2048 नव स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय। यानी ये डिफिनीशन दे देता है कि सबकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ, ये कह रहा है कि अपग्रेडेड हायर सेकेंडरी स्कूल बड़े क्लास के अनुवादित हिंदी हैं, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय से अभिप्रेत है। यानी क्या मीनिंग है अपग्रेड हायर सेकेंडरी स्कूल मीन्स दैट द स्कूल विच इज कन्वर्टेड फ्रॉम मिडिल स्कूल और सेकेंडरी स्कूल टू हायर सेकेंडरी स्कूल। सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी में अंतर है, वो आप समझ रहे हैं। सेकेंडरी 10वीं तक हो जाता है, हायर सेकेंडरी +12 की बात करता है। जो बिहार में अभी क्या व्यवस्था है, लेकिन बहुत दिनों तक ये थी कि कॉलेज में भी 12 की पढ़ाई होती थी, 11-12 की हुई, और बहुत सारे स्कूल में भी होने लगी थी, खासकर जिला स्कूल सब 12 तक हो चुका था। तो ये ऑर्डर जो है बिहार सरकार का, इस ऑर्डर के तहत मध्य विद्यालय अथवा माध्यमिक विद्यालय के उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित उनके लिए ये परिभाषाएं देगी। तो आप ये समझ गए कि इस नियमावली का विषय क्या है, सब्जेक्ट। तो इस चीज़ को आप अच्छी तरह इससे समझ गए। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से अभिप्रेत। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन मीन्स द काउंसिलिंग रेगुलेटिंग द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग सिस्टम स्पेसिफिक। अब क्या बात आ रही है कि आप कहीं से भी बीएड करके नहीं चलेंगे। गुरुवर किसी कारण से अगर आप निजी विद्यालय में कहीं से भी बीएड करके चले तो चल दिए, नहीं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि आप NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन से मान्यता प्राप्त संस्थाओं से अगर हैं तब मामला बनेगा, वरना नहीं। फिर कहता है कि आगे ज़रूरत ये भी पड़ेगी कि 2012 ऑनवर्ड्स, 2012 उसके बाद आपको जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है, जिसको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं, टेट, बोलचाल की भाषा में यही बोलते हैं ना, टेट, TET, टेट आगे आएगा शर्तों में, योग्यता में, कि टेट आप पास हों। कब? तो वर्ग 9 से 10 और 11 से 12। चूंकि उन्हीं शिक्षकों को यह मौका मिलने जा रहा है जो 9 से 10 पढ़ा रहे हैं, 11 से 12, तो टेट आपका क्लियर होना चाहिए। 2012 से जो नियुक्त हैं पूर्व, अगर वो टेट नहीं तो उनके एग्जाम्पशन है, लेकिन उसकी उम्र बचनी चाहिए। लेकिन 2012 के बाद और 12 से हैं तो उनको टेट बहुत ज़रूरी है। उनका बीएड NCT से होना चाहिए, उनका MA UGC से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। ये सारे टर्म आगे आएंगे। शिक्षा प्रशिक्षण से अभिप्रेत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिधान 93 से प्रवृत्त होने से पूर्व केंद्र या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय उपरांत NTC से मान्यता प्राप्त संस्थाओं से बीएड की डिग्री होनी चाहिए। वो आप समझ गए।
कि 1993 में रूल आया और उस रूल के हिसाब से जो मान्यता प्राप्त संस्था है उसे बीएड हो। आयोग से अभिप्रेत बिहार लोक सेवा आयोग, यानी ये से सब काम कौन करेगा, तो बिहार लोक सेवा आयोग, तो कमीशन से मतलब हो गया बिहार लोक सेवा आयोग। अब इन चीज़ों से हम निकल गए। अब संवर्ग का गठन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कैडर, कॉन्स्टिट्यूट कैसे कैडर करेगा, तो थिंग इज दैट कि शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन प्रधानाध्यापक उच्च माध्यमिक विद्यालय का संवर्ग होगा। क्या होगा, दिस इज अ वेरी न्यू कैडर, सो दिस कैडर अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, दिस कैडर shall run under the department of education. तो द हेडमास्टर अंडर द कंट्रोल ऑफ द एजुकेशन डिपार्टमेंट, आपका माई बाप शिक्षा विभाग होगा, पहले भी होता था। विल बी द कैडर ऑफ द हायर सेकेंडरी स्कूल, द कैडर विल बी डिविजनल लेवल। अब यहाँ पे कर दिया कि कैडर कहाँ होगा, प्रमंडल स्तर पे होगा, राज्य स्तर पे नहीं होगा। बहुत बड़ी आफियत है कि अब एक प्रमंडल में जितने मतलब कितने ज़िले हैं, जैसे हम लोग जिस प्रमंडल से आते हैं, जो पीछे जनरल नॉलेज में पढ़ा था, अब तो मैं भूल गया, बहुत दिन हो गए, तिरहुत कमिश्नरी के हम हैं। तो तिरहुत कमिश्नरी में सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर और दोनों चंपारण, 5 जिले मिलके बनता है तिरहुत। हम तिरुतिया 5 से मिलके बनते हैं, तो 5 जिलों का कैडर होगा। तो ये अब नहीं है कि एक अच्छी व्यवस्था है कि कुल इन सब के बीच की मैक्सिमम दूरी 70-75 या हार्डली हमको लगता है कि 80 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसी बीच में आप हैं तो ठीक है, प्रमंडल स्तर पे कैडर हुआ। प्रधानाध्यापक के सभी पद सीधे नियुक्ति से भरे जाएंगे, डायरेक्ट। अब नो प्रमोशन। हेड ऑफ स्कूल HOS, हेड ऑफ स्कूल विल बी, शैल बी, हेडमास्टर विल बी फिल्ड बाय द डायरेक्ट अपॉइंटमेंट। अब वो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट का एक कैडर हो गया, जो सबसे बेहतर और खुशी की बात है गुरुवर शिक्षा के लिए। प्रधानाध्यापक उच्च माध्यमिक विद्यालय के पद पर नियुक्ति होती, अनिवार्य अर्हता निम्नलिखित। द एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ द हेडमास्टर हायर सेकेंडरी स्कूल विल बी फॉलो। क्या क्या होना चाहिए, बहुत सारी बातों की मैं चर्चा कर चुका हूँ। वैसे भारत का नागरिक हो, ये सारी नौकरियों में के लिए एक एसेंशियल कंडीशंस है, लेकिन कुछ एग्जाम्पशंस नेपाल के लिए होते थे। लेकिन इसमें भारत का नागरिक हो और बिहार राज्य का निवासी हो। डोमिसाइल कहाँ का हो, इसको डोमिसाइल बोलते हैं कि बी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड रेजिडेंट ऑफ स्टेट ऑफ बिहार, यानी बिहार का जो डोमिसाइल है, अगर वो भारत का नागरिक है और उत्तर प्रदेश का है नहीं, उसके लिए यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं। वो झारखंड का है, कोई गुंजाइश नहीं। उत्तराखंड का कोई नहीं, निवासी बिहार का होना चाहिए, यानी डोमिसाइल बिहार का हो। वो अभी आज दिल्ली रह रहा, कोई बात नहीं, लेकिन बिहार के बहुत सारे लोग दिल्ली रहते हैं, वो एलिजिबल है, लेकिन उसके पास डोमिसाइल बिहार का होना चाहिए। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कोई कम से कम 50% अंक, जो सेकंड डिवीज़न कहलाता है। बिहार के विश्वविद्यालय में शायद 45 के बाद सेकंड डिवीज़न है, दिल्ली में 50% टू 50% टू 59.5 सेकंड डिवीज़न है। तो बिहार में 45 से सेकंड डिवीज़न है, तो 50% अंकों के साथ पीजी हो। अनुसूचित जाति जनजाति मतलब रिजर्वेशंस, जो भारत के संविधान में जो प्रोविज़न है लागू होगा। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए 50% अंकों में छूट दी जाएगी, लेकिन ये छूट कब पता चलेगी, जो फॉर्म फाइनल निकलेगा कि कितना छूट मिला। छूट का प्रोविज़न है, तो बट नेचुरल 45 होगा। हो सकता है कि अलग अलग छूट हो जाए,
SC/ST के लिए 40 हो जाए और OBC एंड इकोनॉमिकली वीकर्स के लिए 45 हो जाए, या सब के लिए 40 हो जाए। वो 10 से 5% का अंतर आएगा। मौलाना मजरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, वंडरफुल। यहाँ से कोई आलिम है तो उसे ग्रेजुएट माना जाएगा। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से शास्त्री है तो उसको स्नातक माना जाएगा, स्नातकोत्तर नहीं माना जाएगा, लेकिन स्नातक माना जाएगा। उन्हें भी फिर आगे की डिग्री उनकी देखी जाएगी, लेकिन ये सोचेंगे कि हम आलिम हैं या शास्त्री हैं तो हम पोस्ट ग्रेजुएट हैं, नहीं। संस्कृत में आचार्य पोस्ट ग्रेजुएट के लिए चाहिए, और अरबी फारसी में क्या डिग्री चाहिए मुझे एग्जैक्ट वो शब्द याद नहीं है। हालांकि JNU में और DU में MA ही बोलते हैं, MA इन अरबी लिटरेचर, MA इन फारसी लिटरेचर। अब बिहार में उसके लिए कौन सा नोमेनक्लेचर है वो यू बेटर अंडरस्टैंड, आप हमसे ज़्यादा अच्छी तरह से इस चीज़ को जानते हैं। उसके बाद अब हम बात कर रहे हैं संवर्ग गठन के अंतर्गत जो और चीज़ें हैं कि मान्यता प्राप्त संस्था से BA, B.Ed, BSc एड उत्तीर्ण होना चाहिए, वही है B.Ed। 12 से उसके बाद नियुक्ति होती है शिक्षा परीक्षा, मैं बोल चुका हूँ कि 2012 बाद से पहले वाले एग्जम्प्टेड हैं अगर एज बचा है तो। आयु पंचायती राज संस्था और नगर निगम संस्थान के अंतर्गत कार्यरत शिक्षक के लिए न्यूनतम अधिकतम आयु सीमा अलग से निर्धारित नहीं की जाएगी, यानी आयु सबके लिए एक होगा। अगर आप ये कहते हैं कि म्यूनिसिपल एरिया में हम काम कर रहे हैं, यानी शहरी स्कूल में है, कोई कहता है नहीं मैं ग्रामीण स्कूल में हूँ, नहीं, दोनों के लिए आयु का मापदंड एक ही होगा। CBSE, ICSE, BSEB से संबंध प्राप्त विद्यालय कार्यरत शिक्षकों के लिए न्यूनतम आयु 31 और अधिकतम 47 वर्ष। अब अलग अलग बोर्ड का कर दिया, यानी भौगोलिक आधार पर आयु का निर्धारण नहीं किया जा रहा। भौगोलिक आधार का मतलब समझ गए कि आपके आयु का निर्धारण किस आधार पर किया जाएगा। तो आपके आयु का निर्धारण किया जाएगा किस बोर्ड से संबद्ध है, तो यानी सभी बोर्डों में काम करने वाले के लिए न्यूनतम आयु 31 वर्ष। 31 वर्ष से कम का कोई प्रिंसिपल हेडमास्टर साहब नहीं होंगे, कम से कम 31 वर्ष के होंगे, मैच्योर्ड होंगे, परिपक्व होंगे, और अधिकतम 47 वर्ष। फिर जो आरक्षण के प्रावधान है उसके तहत थोड़ी छूट दी जाएगी, वो अधिकतम में दी जाएगी, लेकिन न्यूनतम आयु, ये भी एक जीके का मतलब सब में क्वेश्चंस है, मैं सब बना के दिखाऊंगा, सब दूंगा, बहुत कुछ आपको उपहार मिलेगा, आप चिंता न करें। आपके ऋण से मैं मुक्त भी तो होना चाहता हूँ, इसलिए आपके लिए वो सारी व्यवस्था होगी। आप प्रतीक्षा करें, भीड़ का पार्ट न बने। बिहार में एक बड़ी ट्रेजेडी है ना, पता है कि बचपन में बाढ़ जब आता था तो हम लोग भी क्या करते थे कि बाढ़ आने के बाद हम लोग तौलिया लिए, गमछा लिए और दो भाई चल दिए खेत में और इसको फैला के और ले लिए, इसे मछली मार लिए, तो हम थोड़ी शिकारी हो गए। तो बाढ़ में मछली मारना तो बहुत आसान है गुरुवर। उसी ढंग से देखेंगे कि विदिन 8-10 दिन में किताबों की भीड़ लग जाएगी। अरे भाई किस बात के लिए? पाठ्यक्रम समझ में नहीं आया। अगर आप उनसे पूछेंगे कि इसे समझा दीजिए तो ना, लेकिन कुछ भी इधर से कैंची लगाना, पेस्ट लगाना, जमाना तो बदल गया है ना गुरुवर। दिन रात आजकल बड़ा फास्ट काम होता है, किताब छापना 2 दिन का काम है, आप चल दिए किताब के पीछे। ऐसी भी व्यवस्था मैं कर दूंगा कि अगर आपको किताबें अगर पढ़ना पड़े, शौक़ हो कि कुछ पुस्तकें पढ़नी है, तो बड़े ऑथेंटिक किताब भी का भी स्रोत बता दूंगा, रास्ता बता दूंगा। लेकिन आप एक शिक्षक हैं, आप मार्गदर्शक हैं। फिर से मुझे वो दुर्गाकांत राय जी याद आते। आपके पास सारे अनुभव हैं, थोड़ा आंख बंद कीजिए, सोचिए
कि अब ये उम्र नहीं है कि कोई बहुत अतिरिक्त ज्ञान आप ले लें। जो कुछ भी पढ़ा है उसी में ढूंढिए, आपका भविष्य वहाँ है। आपका भविष्य किसी बाहरी किताब में नहीं है। किसी किताब को पढ़ के और उस बाजार में मत जाइए। मेरे साथ यूट्यूब पे जुड़े रहिए, दोस्तों को जोड़िए अधिक से अधिक, और फिर देखिए मैं करामात दिखाता हूँ, हर पग पग पे आपके साथ हूँ। बहुत जल्दी सिलेबस के आते ही बहुत कुछ देने जा रहा हूँ, और सिलेबस से पूर्व आपके सारे ज्ञान कैसे संचित हो सकते हैं उसकी एक संचयिका दूंगा। उस सबको कंपाइल करके कि आप क्या जानते हैं, केवल उससे टेस्ट करें। अरे ये भी मैं जानता हूँ, ये भी मैं जानता हूँ, ये भी मैं जानता हूँ। नथिंग इज न्यू, कुछ भी नया नहीं है। वाई ओवर इट, वाई ओवर इट, वाई ओवर इट। यू जस्ट थिंक, लिटिल बिट थिंक। मैंने शुरू में कहा ना, बिल्ड करो, छितराओ नहीं, फैलाओ नहीं, भागो मत, अपने अंदर झांको, सब कुछ वही है गुरुवर। तो राज्य सरकार के अधीन सीधे नियुक्ति में समान प्रशासन विभाग द्वारा लागू आरक्षण होगा। कौन सा आरक्षण? जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार का प्रोविजन है एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट द्वारा वो। और उच्च माध्यमिक की नियुक्ति प्रमंडल स्तर पर आरक्षण रोस्टर के अनुसार किया जाएगा। जो आरक्षण का रोस्टर है, कि रोस्टर में 2-3 चीज़ें होती हैं। एक बैकलॉग क्लियर होता है रोस्टर से, कि उतने कैंडिडेट का वो लिस्ट बनेगा कि इतना ओबीसी चाहिए, इतना इकोनॉमिकली वीकर्स चाहिए, इतना एससी चाहिए। एसटी तो हर जगह है नहीं बिहार में, मतलब हर प्रमंडल के हिस्से में नहीं आएगा एसटी। जैसे तिरहुत में तो एसटी नहीं है, शेड्यूल ट्राइब नहीं है। गया प्रमंडल में एसटी है, तो गया प्रमंडल में एसटी आ सकता है। और उधर दक्षिण बिहार में गंगा के उस पार आ सकता है। तो उसके हिसाब से चलेगा, उस दिन तक जो रोस्टर कहेगा उसको चलेगा। तो खैर ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। तो वर्क रिलेटेड टू द रिजर्वेशन क्लियरिंग ऑफ द हेड मास्टर हायर सेकेंडरी स्कूल। एंड लास्ट वन, कि नियुक्ति हेतु आरक्षण बिंदु 01 से प्रारंभ होगा। अब यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको बनाने में इन्होंने क्या किया, बिंदु 01। अब बिंदु 01 क्या है? तो इसकी ज़रूरत क्या थी? द रिजर्वेशन पॉइंट ऑफ अपॉइंटमेंट द पोस्ट ऑफ हेडमास्टर बिल स्टार्ट फ्रॉम 01। तो फिर मतलब इससे राज्य सरकार के अधीन सीधे नियुक्ति में समान प्रशासन। तो इट इज़ अ वेरी वंडरफुल, इट मे बी अ क्लर्कियल मिस्टेक, और व्हाई शुड आई कॉल मिस्टेक? इट इज़ बेसिकली इट इज़ अ राइटिंग स्किल। ये जो बनाते हैं नियमावली और गजट जो बनाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी, वो दे आर सच ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ ए स्किल। उसी ढंग की ट्रेनिंग, उसी ढंग की भाषा, कि जितने कठिन और तत्सम शब्दों से भरा हुआ, तद्भव से भरा हुआ, देशज विदेशज से कोई मतलब नहीं, और एक संस्कृतनिष्ठ हिंदी की भाषा है। इसीलिए मैं तो गुरुवर लगे हाथ अंग्रेजी दे दिया कि आप इसमें इसके भरोसे ना रहें, आप अंग्रेजी में इसको एंजॉय करें। बात आती है नेक्स्ट बात करेंगे नियुक्ति प्रक्रिया पे, यानी प्रोसीड्योर ऑफ अपॉइंटमेंट। क्या है? शिक्षा विभाग द्वारा आफ्टर द रोस्टर क्लियरेंस द रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज रिक्विजिशन विल बी सेंड टू द कमीशन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, वो रोस्टर क्लियरेंस और कोटिवार आरक्षण आयोग को भेजा जाएगा कि हाँ ये सीट खाली है, यहाँ इसका खाली है। तो सरकारी प्रक्रिया है। प्राप्त अधियाचना के आलोक में आयोग रिक्तियों की संख्या विज्ञापित करेगा। जब वैकेंसी डिक्लेयर होगी तो बताई जाएगी कि टोटल कितनी वैकेंसी है, और उसके सारे फॉर्मेट, क्या सर्टिफिकेट देना है, कहाँ क्या है, वो सारी फॉर्मेलिटी की जाएगी। यानी फॉर्म फिलअप करते समय आपसे ये सारी चीज़ कराने की व्यवस्था करेंगे, और आप भी इस चीज़ को समझें कि फॉर्म के साथ ही आप अपनी तैयारी कागज़ पत्र लेके रखें। जैसे ही डिक्लेयर करता है सरकार, आप उसको करें। परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम का निर्धारण आयोग के प्रशासनिक विभाग के परामर्श से किया जाएगा। ठीक है भाई, परामर्श ले लीजिए, लेकिन गुरुवर सबसे बड़ा परामर्श आपका अपना पढ़ा हुआ है। परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम का निर्धारण लगभग मोटा मोटी मैं पाठ्यक्रम का निर्धारण करते चल रहा हूँ,
और इस पे एक बात बोलना चाहूँगा, गुरुवर आज भी एक प्रधानाध्यापक क्या करता है, पहले इस पर लिटिल बिट यू थिंक कि व्हाट इज द टास्क ऑफ अ हेडमास्टर, क्या है। तो सबसे पहले विद्यालय का प्रबंधन देखना, कब क्या रूटीन होगा, कब घंटी बजेगी, कब बच्चे आएंगे, फिर कैसे वो प्रे होगा, फिर बच्चे क्लास में लगेंगे, कौन शिक्षक कब पढ़ाएगा, क्लास टीचर कौन होगा, क्या होगा, शांतिपूर्वक सारे क्लास चले, कोई टीचर एब्सेंट है, छुट्टी पे है, लेट है, सवेर है, दुख है, हारी है, उसकी सारी व्यवस्था, यानी फुल फ्लेज एक कैंपस जिसका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन हेडमास्टर के पास होता है। दूसरा क्या है, शैक्षणिक दायित्व, कि आप हेडमास्टर है तो आपको पढ़ाई लिखाई करनी होगी, कहीं कोई टीचर नहीं है उस कक्षा में जाके पढ़ाना होगा, वैसे भी हेड ऑफ स्कूल होने के चलते आपको एक कक्षा लेनी पड़ेगी, कंपलसरी है कि कहीं ना कहीं एक कक्षा लेनी होगी। तो पढ़ाई लिखाई में देखना होगा, शिक्षकों से बात करनी होगी, पढ़ाई लिखाई की डायरी चेक करनी होगी, क्या हो रहा है, क्या प्रोग्रेस हो रहा है, कहाँ दिक्कत आ रही है। किसी कक्षा में पता चला कि गणित के अधिकांश बच्चे फेल कर रहे हैं, तो ये बच्चों की गलती से ज़्यादा शिक्षक की भी है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन लर्निंग में प्रॉब्लम है, उन चीज़ों को देखना है कि काहे गणित में अच्छे नहीं कर रहे हैं, काहे अंग्रेजी में सारे बच्चे अच्छे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है, टीचिंग में समस्या है, तो उसको दुरुस्त करना हो सकता है। आपको बहुत सारे एक तरह से आर्काइव, अभिलेख, खागार, रिकॉर्ड्स भी रखने हैं। मैं कल रात ही एक नई किताब अमर्त्य सेन की आई है, नोबेल प्राइज विनर की, एक संस्मरण है वो, मूलतः वो किताब, तो उसमें लिखते हैं चूँकि उनके पिताजी वो रहते बांग्लादेश में थे, शिक्षक थे ढाका यूनिवर्सिटी में, कुछ दिन के लिए म्यांमार गए थे डिपुटेशन पे, रंगून जिसको कहते हैं, तो वहाँ वो एक बार गए घूमने, तो उनका बहुत स्वागत हुआ नोबेल प्राइज जीतने के बाद। तो वहाँ के फादर ने, कोई स्कॉटिश फादर का स्कूल था, तो सारे अमर्त्य सेन के डिग्री को निकाल के रखे थे। इतना महत्वपूर्ण आर्काइव, सोचिए, अमर्त्य सेन आज 19 ईयर ओल्ड है, और उनकी जानकारी। तो उसमें प्रिंसिपल ने बताया, प्रिंसिपल को अमर्त्य सेन ने बताया कि 37 बच्चे थे और आउट ऑफ 37 मैं 34 था। तो प्रिंसिपल ने बड़ा ऑनेस्टली कहा कि नोबेल प्राइज़ अमर्त्य सेन को मनाने में मेरा कोई कंट्रीब्यूशन स्कूल का नहीं है, लेकिन अमर्त्य सेन का कंट्रीब्यूशन है। तो अमर्त्य सेन ने कहा कि कभी भी शिक्षा को स्कूली स्तर पे या किसी स्तर पे जज नहीं करना चाहिए, मनुष्य में असीम संभावनाएं हैं और कुछ भी कर सकता है। अभी एक केस, मुकदमे के सिलसिले में एक बच्चे के ऊपर कुछ जुर्म था, अब उसके सर्टिफिकेट के वेरिफिकेशन के लिए दिल्ली में स्कूल में भेज दी। अब स्कूल के सारे डॉक्यूमेंट्स बाढ़ में बह गए थे, कुछ समस्या आई थी, कोर्ट ने प्रिंसिपल को बुला लिया, बहुत हड़काया कि कहीं से अरेंज करना होगा। तो बहुत महत्व है अभिलेखा का। अभी आए दिन नौकरी सर्विस मैटर में होता है कि मेरा ये सर्टिफिकेट था, ये था, तो स्कूल ही है तो उसके रिकॉर्ड्स को देखे जाते हैं और फॉरेंसिक जांच होती है, रातों रात आप रिकॉर्ड नहीं बना सकते। तो इस तरह से रिकॉर्ड बहुत इम्पोर्टेंस रखता है लाइफ में। अभी केंद्रीय मंत्री हैं वीके सिंह जनरल थे, उन्होंने कहा कि भाई मेरे 2 साल उम्र कम कर दिए गए, सारे स्कूल के रिकॉर्ड मिलाए गए, सब कुछ मिलाया गया, मामला ठंडा हो गया। तो आर्काइव इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। रिकॉर्ड्स, अभिलेखागार को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। किसी को फांसी की सज़ा हो सकती है अगर वो 17 वर्ष का लड़का है और ऐसा क्राइम कर दिया और उसके रिकॉर्ड नहीं है तो वो एडल्ट भी माना जाएगा। 17-18 में बहुत बोनेज में जो हड्डियों से जो उम्र निकाला जाता है बहुत अंतर नहीं आता है, उसे फांसी की सज़ा होगी। और 17 अगर स्कूल रिकॉर्ड से प्रूव हो जाता है तो आराम से उसे सुधार गृह में भेजा जाएगा।
तो बड़ा महत्व है गुरुवर, उसको आप देखते हैं। वित्तीय चीज़ों को देखते हैं। कई बार आपके स्कूल में टीचर्स की सैलरी बनानी पड़ती है, सब कुछ देखना पड़ता है। फिर स्कूल के अपने फंड्स होते हैं, उसको मैनेज करना होता है, उसके सारे हिसाब देखने होते हैं, ऑडिटर्स को सारे पेपर देने होते हैं, हर एक चीज़ का, एक पेन पेंसिल का भी बिल देना पड़ता है। तो ये सारे काम तो आप कर रहे हैं, तो यही तो है। फिर आपकी नेतृत्व की क्षमता देखी जाएगी कि आपके अंदर जो शिक्षक हैं वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो आप किस बात के प्रधानाध्यापक हैं। तो ये इसीलिए कमीशन के हवाले किया गया है कि इसका फैसला कमीशन करेगा। तो ये पहली चीज़। दूसरा है, ये परीक्षा 150 प्रश्नों का होगा, एक सारे बहुविकल्पी होंगे और 0.5 एक नेगेटिव मार्किंग के लिए कटेगा। यानी 0.5 यानी 4 प्रश्न आपने काट गलत कर दिए तो 1 नंबर कटेगा। बस इसका यही मतलब है। उक्त परीक्षा के लिए द कमीशन शैल हैव टू डिस्क्रिशंस ऑफ द फिक्स द क्वालिफिकेशन मार्क्स फॉर द सेड एग्जामिनेशन। उक्त परीक्षा के लिए आहर्तांक मतलब कितने पे पास करेगा, ये कमीशन का है। तो जितना वैकेंसी है, जितने हैं लोग, उससे भाग लेके होता है। तो ये कमीशन का विशेषाधिकार है। ये नहीं है कि 60% नंबर आने पे यूनिवर्सिटी में फर्स्ट डिवीजन आना है, फिक्स है, नेवर। 60 से कम सेकंड डिवीजन, नेवर। यहाँ पे कमीशन में वो सब जगह का रूल है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज, नंबर ऑफ एप्लीकेंट, उनसे डिवाइड करके होता है। तो लेकिन आप ये मान के गुरुवर चलें कि जनरल कोटे में 150 में 110-15 से कम में नहीं होने जा रहा है। और आजकल तो ऐसा ट्रेंड है, चूँकि आप लोग गुरु हैं तो थोड़ी सी चीज़ें भूल गए होंगे, नहीं तो ये बचवा सब है ना, ये तो 150 में 150 लाने के लिए तैयार है। ये तो नौकरी के लिए आपका बिहार इतना दीवाना है कि 150 में 150 ला देगा। मेडिकल एग्जाम में देखें 10-10 बच्चे ला देते हैं, लेकिन आपके लिए मैक्सिमम 110 से 115 रहना चाहिए। उसके आयोग द्वारा दी गई अनुशंसा नियुक्ति अधिकार तब तक नहीं प्रदान करेगी जब तक कि यथा आवश्यक प्रमाण पत्रों की जांच ना हो जाए। एक मज़ेदार बात यहाँ पे है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। इस परीक्षा में मुझे नहीं लगता है कि साक्षात्कार की व्यवस्था होगी। साइलेंट है, चुप है। अगर साक्षात्कार होता तो यहाँ आ जाता। और क्या लेगा एक शिक्षक का साक्षात्कार, लेने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन देखिए, इस पे संशय में रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ ऐसा होता इंटरव्यू का प्रोविज़न, तो क्लियर कट इस नियमावली में एक एक शब्द को डिफाइन कर दिया गया है, ये ज़रूर डिफाइन कर दिया गया होता। इसलिए सीधे आ जाता है कि आयोग द्वारा संचालित उक्त परीक्षा के आधार पर की गई अनुशंसा के आलोक में नियुक्ति की जाएगी। आयोग द्वारा संचालित उक्त परीक्षा, ये परीक्षा, इससे अलग कोई परीक्षा नहीं होगी। इंटरव्यू नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, परेशान ना हो। तो संचालित उक्त परीक्षा के आधार पर अनुशंसा के आलोक में होगी। उसके बाद सारे प्रमाण पत्र की पुष्टि होगी और उपरांत ही विभाग जब satisfy after the examine the necessary certificate that the candidate is suitable in all respect of appointment to the post of the headmaster। रिकमेंडेशन कब होगा? जब सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई हो जाएंगे। दैट्स ऑल। Contact email straightforwardclasses@gmail.com। Phone number 90130111749। WhatsApp 8800740094।